पुरुष को बदलते देर नहीं लगती। ये वही सुरेश था जिसे मैं हर हाल में स्वीकार चाहती तो शादी से इनकार कर सकती थी, पर मेरे मन को गवारा न था। एंगेजमेंट के 1 महीने बाद सुरेश का पैर एक एक्सीडेंट में कट गया। भाभी ससुर ने संदेश भेजवाया कि क्या मैं सुरेश से इस स्थिति में भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। पापा दुविधा में थे। लड़के की सरकारी नौकरी थी, देखने सुनने में खूबसूरत था। मैंने क्या उसकी किस्मत में पैर काटने को लिखा था सो कट गया। फिर भी मुझ पर उन्होंने जोर नहीं डाला। मुझे अपने तरीके से फैसला लेने की छूट दे रखी थी। तो बात में तो मैं थी ही जिससे मेरी शादी होनी थी। कल तक तो वह ठीक था, आज इसमें कमी आ गया तो क्या उसका साथ छोड़ना उचित होगा। कल अगर मुझ में भी शादी के बाद कोई हादसा आए और सुरेश मुझे छोड़ दे तब मैं दुविधा से उभरी और माँ को सुरेश से शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के कुछ साल आराम से कटे। सुरेश ने कृत्रिम पैर लगवा लिया था, इस तरह वह कहीं भी आने जाने में सक्षम हो गया। मुझे अच्छा लगा कि चलो सुरेश के मन से हीन भावना निकल जाएगी कि वह चलने फिरने में अक्षम है। 5 साल गुजर गए और काफी इलाज के बाद भी मैं माँ बना सकी तो मैं गहरे अवसाद में डूब गई। कहने को भले ही सुरेश ने कह दिया कि उसे बाप न बन पाने का जरा भी मलाल नहीं, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर उसे पीड़ा का एहसास किया जो बातों बातों में अक्सर सामने आ जाती। एक दिन मुझे रहा न गया। अगर ऐतराज ना हो तो एक सलाह दूं, क्या क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लेते। ये सुनकर सुरेश उखड़ गया। मुझे अपना बच्चा ही चाहिए, वह शायद ही संभव हो। बिना कोई जवाब दिए सुरेश वहाँ से चला गया। मैं सोच रही थी कि कोई तरीका है अपना नजरिया रखने का। सुरेश की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती कि मिल बैठकर कोई सार्थक हल निकालने की जगह इस व्यवस्था से चिपके रहना चाहता था। मैंने महसूस किया कि सुरेश में पहले वाली बात नहीं रही। वह मुझे कम ही बोलता, देर रात तक टीवी या फिर रात देर से घर लौटता। मैं पूछती तो यही कहता, अकेला घर काटने को दौड़ता है। अकेले कहाँ हो तुम, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रही। सुरेश टल जाता तो मैं चिढ़ जाती, तो मैं शर्म नहीं आती जो पत्नी को अकेला छोड़कर देर रात घर आते हो। शर्म तुम्हें आनी चाहिए जो मुझे वंश चलाने के लिए एक बच्चा भी ना दे सके। सुनकर मैं दंग हो गई। एक औरत सिर्फ बच्चा जनने के लिए भी लाई जाती है, क्या वह सिर्फ जरूरत की वस्तु होती है। जरूरत की कसौटी पर खरी उतरी तो ठीक, नहीं तो फिर कुछ नहीं। मैंने नियंत्रण रखा और कोशिश की कि अपनी कमजोरी को जाहिर न होने दूं। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे पूरा हक है ये जाने का कि तुम देर रात तक क्या करते हो। अच्छा तो आप समझा। सुरेश के चेहरे पर व्यंग के भाव तेर आए। तुम्हें जलन हो रही है कि मैं कहीं दूसरी ना रख ली हो। रख सकते हैं आप, ये कोई नई बात नहीं होगी मेरे लिए। तो क्यों पूछताछ करती हो, सोच लो कि मैं रख ली। पहले ही यह कथन झूठा हो तो भी इसे सुरेश की मंशा समझ में तो आ ही गई। वह चला गया पर एक ऐसा दर्द दे गया जिसकी पीड़ा मेरे अंदर दे गया। मैं अकेले में सोचने लगी कैसे कोई पुरुष इतना बदल सकता है। 5 साल इसके साथ हो सकता है, लाखों कोशिशें के बाद भी मैं इस सवाल का जवाब न ढूंढ सके। किसी तरह मैंने अपने आप को संभाल। आज सुरेश के रिश्ते की मामी की लड़की नीरू आने वाली थी। बिन बाप की लड़की थी, उसे पढ़ाई करना थी, इसलिए वह 1 साल रहेगी ही रहेगी। हालांकि सुरेश के माँ बाप उसे बता रहे थे दीदी बिना बाप की बेटी है, अगर तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, वरना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिसके बल पर उसका ब्याह कर सकूं। पढ़ाई लिखाई का ही भरोसा है, पर लिखकर कम से कम अपना पेट तो पाल सकेगी। नीरू हमारे घर आ गई थी। मेरी सास ने उन्हें सुरेश की तरफ देखा। सुरेश तुम नीरू को उसका कॉलेज दिखा दो बेटा, यहाँ आने जाने के लिए रिक्शा तो मिल जाता होगा। मम्मी जी मुंह बनाकर नहीं मिलेगा तो मैं छोड़ आया करूँगा। सुरेश एक नज़र नीरू पर डाली तो वह मुस्कुरा दी। यही सब सोच कर आई थी कि यहाँ नीरू को कोई परेशानी नहीं होगी, तुम सब लोग उसे संभाल लोगे। मामी जी आगे बोली, नीरू के पापा के जाने के बाद तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन। रिश्तेदारों ने सहारा ना दिया होता तो मैं कब की टूट चुकी होती। ये कहकर वो रोने लगी। नीरू ने डांटा, हर जगह अपना रोना लेकर बैठ जाती है। क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। आज तेरे पापा जिंदा होते तो मुझे इतनी भाग दौड़ ना करनी होती। आप कोई गैर थोड़ी है जीजी, हम सब नीरू का वैसा ही ख्याल रखेंगे जैसे आप उसका घर पर रखते हैं। मेरी सास ने उन्हें तसल्ली दी। वे आंसू साफ करने लगी। 2 दिन रहकर मामी जी बरेली चली गई। सुरेश ने नीरू को उसका कॉलेज दिखाया और दाखिला करवा दिया। उसकी जरूरत का सामान खरीद कर दिया। बहुत पैसे रुपए खर्च किए, लेकिन मुझे कोई एतराज ना था, मगर इस बहाने को नीरू का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगा।
उसके खाने पीने से लेकर हर छोटी छोटी जरूरत के लिए भी वह हमेशा मोटरसाइकिल स्टॉप किया रहता। पत्नी से ज्यादा वो उसका ख्याल रखता। मेरी सास भी उसी की होकर रह गई थी। ना जाने माँ बेटे के बीच क्या चल रहा था, एक दिन मुझसे ना रहा गया तो मैं बोल पड़ी, नीरू क्या मुझसे ज्यादा अहमियत रखने लगी है तुम्हारे लिए? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वह बिना बाप की बेटी है। सुरेश, तो क्या आप बाप की भूमिका निभाएंगे? वो संभल गया, बोला हल्के बोल, अब यह मत समझना कि तुम कुछ भी करोगे और मैं चुपचाप तमाशा देखती रहूंगी। क्या क्या है मैंने? अपने दिल से पूछो। वह अनजान बनने की कोशिश करने लगा। मासूम बनाकर नीरू को बरगलाओ। मुझे नहीं, मैं पुरुषों की नजर में बेकार हूँ। पिछले 1 हफ्ते से नैपकिन लाने के लिए कह रही हूँ। ले, मैं भूल गया था, आपको सिर्फ नीरू की जरूरत के अलावा कुछ याद नहीं रहता है। तुमको बार बार उसका नाम मत लो वरना। सुरेश ने डांट कर कमरे से बाहर निकल गया। क्या पुरुषों की यही पहचान होती है? वह छुपकर भागने में ही भलाई समझते हैं। सुरेश अपनी माँ के कमरे में आया। बहुत बदतमीज है, मेरी सास बोली 4 दिन के लिए आई है, उसे भी चैन से रहने नहीं देती। वह क्या सोचेगी सिर्फ, और हाथ रखकर बैठ गई। ना जाने क्या सोचकर भी थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आई। क्यों बहू, तुम्हारे संस्कार यही सिखाते हैं कि अतिथियों के साथ बुरा सलूक करो? आपका बेटा अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा है, क्या आपने जाने की कोशिश की? क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा? कुछ भी तो नहीं छुपा है आपसे। नीरू को सिर्फ माथे पर बिठाया जा रहा, उसको मेरे पास आने तक की फुर्सत नहीं है। किसी के पास ये तुम्हारा बहन है, हकीकत है। माँ जी, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। सास की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं बोली, क्या नीरू को मैं यहाँ लेकर आई थी? तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि पति पत्नी के बीच रिश्तों की डोर औलाद से मजबूत होती है। तो क्या ये संभावना नीरू में देखी जा रही है? बेशर्मी की कोई हद होती है। बेशर्मी तो कोई तुमसे सीखे, बेशर्म तो आप हैं जो अपने बेटे को शह दे रहे हैं। मैं भी कुछ छुपाने के मूड में नहीं थी। ऐसा ही सही, यह रहना हो तो रहूंगी। तो मैं यही देखती हूँ मुझे मेरे हक से कैसे वंचित करता है कोई। अति भावुकता के चलते मैं फूट गई। बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगी। एक में थी जो ये जानते हुए भी कि सुरेश विकलांग है तो उसे अपनाया, अपना धर्म समझा। वही सुरेश मेरे बच्चे ना होने को इतनी बड़ी विकलांगता समझ रहा है कि मुझे छुटकारा पाने तक की सोचने लगा है। इतनी जल्दी बदल सकता है सुरेश? ये वही सुरेश है जिसने सुहागरात वाले दिन मेरे माथे को चूमकर कहा था, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम जैसी विशाल हृदय वाली जीवन संगिनी मिली। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि कभी अपनी तरफ से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज सुरेश इतना गिर गया कि उसे रिश्तों की मर्यादाओं का भी ख्याल नहीं रहा। माँ की दूर के रिश्ते की मामी की लड़की है नीरू, पर जब नाम दे दिया तो उसे निभाने का भी संस्कार हर माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया है कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान है। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, भैया ने बुलाया तो मायके जाना पड़ा। एक बार सोचा अपनी पीड़ा कहकर मन हल्का कर लूं, पर हिम्मत ना पड़ी। पापा तनावग्रस्त होंगे, पर भाभी की नजरों से मेरी पीड़ा छुप ना सके। वह मुझसे पूछ बैठी। पहले तो मैं टालमटोल किया, लेकिन आखिर कब तक मेरी हकीकत मेरे आंसुओं ने बेपर्दा कर दी। रातों भैया से उन्होंने खुलासा किया, विरोध से भर गए। उनका क्रोध करना था। कोई भाई अपनी बहन का दुख नहीं देख सकता। वो रात भी मेरे कमरे में आने वाले थे, पर भाभी ने मना कर दिया। सुबह नाश्ते में उन्होंने सुरेश का जिक्र छेड़ा तो अब उसके पास नहीं जाएगी। फोन लगाओ, मैं अभी बात करता हूँ। मैं किसी तरह उन्हें मनाया। 1 महीना रहकर मैं जब वापस भरे मन से ससुराल जाने लगी तो भाभी मुझे सीने से लगाते हुए बोली, दीदी चिंता की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। भाभी को माँ का दर्जा यूं ही नहीं दिया गया है। मैं खुद नहीं खाऊंगी पर आपको भूख नहीं रखूंगी, यह मेरा वादा है। नहीं पटे तो तू बिना संकोच चली आइएगा। मैं कोशिश करूंगी भाभी कि मैं उसे सही रास्ते पर ले आऊं। ससुराल में आकर जो दृश्य मैंने देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। नीरू की मांग में सिंदूर भरा हुआ था। तो क्या सुरेश ने नीरू से शादी कर ली? सोचकर मैं तेजी से चलकर अपने कमरे में आई। सुरेश लेटा हुआ था। उसे झकझोर कर उठाया। यह मैं क्या देख रही हूँ? नीरू की शादी कब हुई? कौन है उसका पति? पहले तो सुरेश ने नजरें चुराने की कोशिश की, पर ज्यादा देर तक हकीकत पर पर्दा डाल न सका। बेशर्मों की तरह बोला, तुम जो समझ रही हो वह सच है। नीरू से तुमने शादी कर ली? हाँ, मेरे रहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे बच्चा चाहिए। मेरी सहमति लेना तुमने जरूरी नहीं समझा। क्या तुम देती? हो सकता है मैं दे देती। सुनकर सुरेश खुश हो गया।
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, कहकर जैसे ही सुरेश ने मेरे करीब आकर मुझे अपनी बाहों में भरकर प्यार जताने का नाटक दिखाना चाहा, मैंने उसे झटक दिया। मेरे क्रोध की सीमा ना रही। किसी तरह खुद को संभाल, अब जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता था। वैसे भी हमेशा पुरुषों की चली है। आज मैंने स्थिति से समझौता समझा। अभिशाप जीवन जीने के लिए मजबूर हो। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने नीरू से शादी की, दुख इस बात का है कि तुमने मेरे विश्वास का कत्ल किया। यही काम तो मुझे विश्वास में लेकर कर सकते थे। सुरेश, अगर तुम्हारी विकलांगता को खामी समझकर मैं तुमसे शादी से इनकार कर दिया होता तो मुझे किस रूप में लेते? मेरी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा मैंने व्यर्थ का सवाल उठा दिया। जिसका चरित्र दोगला हो वह भला ये सब सोच विचार क्यों करेगा? खैर, यह समाचार मेरे मायके तक पहुंचा। भैया मेरी ससुराल आते ही गरजे, कहाँ है सुरेश? मैं उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा। सरकारी कर्मचारी होकर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? मैंने भैया को किसी तरह शांत करने की कोशिश की। मैं चुप रहने वाला नहीं, पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, इसके अफसर से शिकायत करूंगा। दर दर की ठोकर न खिलाई तो मेरा नाम नहीं। सुरेश चुपके से निकालकर बाहर चला गया। मेरी सास आई, अब मेरी भी सुनिए। नीरू बिन बाप की बच्ची थी तो सुरेश सिर्फ सहारा दिया है। मैं बोली, अपनी बेशर्मी को सहारे का नाम मत दीजिए। एक को सहारा दिया और दूसरे को बेसहारा किया। आरती को क्या किसी ने घर से जाने के लिए कहा है? मेरी सास बोली, निकल ही जाएगी। भैया बोले, उसकी मर्जी पर, ना मैं चाहूंगी ना ही सुरेश की वह इस घर से जाए। उसका जो दर्ज है वह बना रहेगा, मुझे बदलने की कोशिश मत कीजिए। भैया मेरी ओर देखते हुए बोले, तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो। आरती, अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी ना रहने दूंगा। नहीं भैया, मैं ससुराल छोड़ने वाली नहीं। आज भी हमारा समाज किसी भी औरत को मायके में स्वीकार नहीं करता। मैं ससुराल की चौखट पर ही दम तोड़ना पसंद करूंगी, मगर मायके नहीं जाऊंगी। भैया की भी आंखें भर आई। रूढ़िवादी समाज से क्या लड़ना आसान है? गोत्र के नाम पर पति पत्नी को भाई बहन बता दिया जाता है। ऐसे जड़ समाज से परिवर्तन की उम्मीद करना रेगिस्तान में पानी तलाशने जैसा होता है। भैया के चरण धूली लेते समय मैं उन्हें वचन दिया कि मैं कमजोर औरत नहीं हूँ, अपने अस्तित्व के लिए कमजोर नहीं पड़ूंगी। फिर भी उन्होंने मुझे इसके लिए आश्वस्त किया कि जब चाहोगी तुम्हारे लिए मायके के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। भैया के जाने के 2 घंटे बाद सुरेश आया। आते ही हेकड़ी दिखने लगा। मैंने भी बता दिया कि वह अपनी औकात में रहे। मुझे अलग रहने के लिए एक फ्लैट खरीद कर दिया। पहले तो मैंने सोचा कि यहीं रहकर अपने हक के लिए लड़ती रहूंगी। कभी उसके खिलाफ कोर्ट भी जाने की इच्छा हुई, पर यह सोचकर कदम पीछे कर लेती कि उससे फायदा क्या होगा। बहुत हुआ, उसकी नौकरी जाएगी, जेल जाएगा। वो हर महीने मुझे इतने रुपए दे जाता था कि मेरा खर्चा आसानी से चल जाता। नीरू पर दया आती थी सो अलग। उसे मेरी सास और सुरेश ने बरगलाया। मेरा हाल जो हुआ उसे मैं नियति का चक्र मानकर स्वीकार कर लिया। मैंने समय काटने के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली। समय धीरे धीरे सरकने लगा। सुरेश से मेरा संबंध सिर्फ महीने के खर्च लेने के अलावा कुछ नहीं रहा। नीरू के मोह पास में बंधे सुरेश को मेरी कोई फिक्र न थी, न ही मुझे ऐसे आदमी से कोई ताल्लुक रखना था। एक दिन उसने बड़े बुझे मन से खुलासा किया। बोला, मेरे जीवन में बाप बना ही नहीं लिखा है। जैसे स्वर में उसने कहा, मुझे उसे सहानुभूति हो गई। जो भी हो, आखिर वह मेरा पति है। चाहती तो व्यंग बार से उसका हृदय चलनी कर सकती थी, पर पीछे लौटकर मैं अपने ही जख्मों को खरीदना नहीं चाहती थी। मेरे जीवन में नियति ने जो कुछ दिया वह मिला। अब मैं क्यों बेवजह किसी को? फिर भी मैं पूछ बैठी, क्यों, क्या हुआ? नीरू के खून में इन्फेक्शन है। डॉक्टर का कहना है कि अगर वह माँ बनेगी तो निश्चय ही उसे विकलांग बच्चा पैदा होगा। सुनकर मुझे अफसोस हुआ। सुरेश से ज्यादा दुख नीरू के लिए हुआ। उसे बेचारी का तो जीवन खराब हुआ। सुरेश ने दो जिंदगियां बर्बाद की। वह मेरी बात मानकर किसी अनाथ बच्चों को गोद ले लेता तो हमें बुढ़ापे का सहारा मिल जाता और उसे बच्चे का जीवन सुधर जाता। सुरेश आखिर कहना क्या चाहता है? सुरेश के दोहे चरित्र से तो मैं बाकी हो चुकी थी, इसलिए सजग थी। मैंने ज्यादा जोर नहीं डाला। आखिरकार उसे ही कहना पड़ा कि हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते। सुनते ही मेरा पारा 7वें आसमान पर चला गया। जी में आया कि अभी धक्के मार कर बाहर निकाल दो। मेरा अनुमान सही निकला। सुरेश का दोहरा चरित्र एक बार फिर से जाहिर हो गया। किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए मैंने उसे सवाल किया। सुरेश की बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। स्त्री व पुरुष के मूल स्वभाव में तो यही फर्क होता है। मैं भटक गया था। बड़ी मासूमियत से वह बोला, अब गलती सुधारना चाहते हो? वह चुप रहा।
मैं उसके चेहरे के पल पल बदलते भाव को भी पढ़ रही थी। मुझे सब कुछ जानना उचित लगा। वो बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम टेस्ट ट्यूब तकनीक से वैसे माँ बन जाओ। मुझे हंसी के साथ साथ में रंज हुआ। बहुत मुझे देखने लगा। मैं बोली, तीसरी शादी कर लो, मेरी राय में यही ठीक होगा। आरती, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। मैं बोली, चलो माफ कर दिया तो क्या। उसका चेहरा खिल गया। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा होगा तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तमाम कोशिशें के बाद भी जब उसकी दाल नहीं गली, अपने मन की बात कह दी। सुरेश, सौतन लाकर तुमने पत्नी के अस्तित्व को गाली दी है। तुम्हारे बाप बनने की हसरत कभी पूरी नहीं होगी। उसके जाते ही मैं बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रो दी। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो या वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।